Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started our new series of class 12 Macroeconomics. और इस सीरीज में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के 7th चैप्टर, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, उनके कर्व्स कैसे होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग का इसमें क्या रोल होता है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एग्रीगेट डिमांड। नाउ एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल expenditure on all the goods and services that all the consumers are planning to incur in an accounting year with respect to income। तो इनकम को ध्यान में रखते हुए एक साल के अंदर सारे कंज्यूमर्स मिलकर सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर जितना भी खर्चा करना चाहते हैं उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। ना इसकी हर एक लाइन को हमने सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि हर एक लाइन का अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर, जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो हम एक्सपेंडिचर मतलब मॉनेटरी वैल्यूज पे बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपने कितना लीटर मिल्क खरीदा या कितना मीटर कपड़े खरीदे या कितना केजी वीट खरीदा। हम सारी चीजों की वैल्यूज निकालते हैं टर्म्स ऑफ मनी, कितने का मिल्क, कितने रुपए के कपड़े और कितने रुपए का वीट, इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। सेकेंड में वो बता रहा है कि ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड में हम सिर्फ खाने पीने की चीजों की या सिर्फ पहनने की चीजों की या फिर सिर्फ लग्जरियस आइटम को काउंट नहीं करते। सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो भी एक कंट्री में बन सकते हैं या बनते हैं उन सभी की बात करते हैं। नाउ दैट ऑल द कंज्यूमर मतलब ये सिर्फ मेरे बारे में आपके बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर पूरे इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है तो सारी पॉपुलेशन मिलकर जितना परचेज करना चाहती है वो एग्रीगेट डिमांड है। फिर आता है प्लानिंग टू इनकर। एग्रीगेट डिमांड कभी भी रियल क्वांटिटी की बात नहीं करता कि आप कितने का सामान खरीद रहे हैं, ये बताता है प्लानिंग टू इनकर मतलब कितने का आप खरीदना चाहते हैं। तो इट इज एन एक्स आंटे अप्रोच। एक्स आंटे का मतलब होता है कि ये एक्चुअल बात नहीं करता, ये प्लानिंग की बात करता है, कितना आप करने का सोच रहे हैं उस चीज की बात करता है। और फिर आता है इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये एग्रीगेट डिमांड एक महीने की नहीं है, एक हफ्ते की नहीं है, 2-3 सालों की नहीं है, ये सिर्फ एक साल की बात चल रही है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में। और फिर आता है विथ रिस्पेक्ट टू इनकम। नाउ इनकम इसलिए क्योंकि डिमांड को दो चीजें इम्पैक्ट करती है मेनली, एक आपकी होती है प्राइस और दूसरा होता है हमारा इनकम। नाउ दोनों ही आपके डिमांड के साथ रिलेटेड होते हैं। प्राइस का आपकी डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, मतलब अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड गिरता है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ता है। जबकि इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। इस पूरे चैप्टर में, पूरे क्लास 12th में हम सिर्फ इनकम के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, प्राइस के पर्सपेक्टिव में हम बात नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए आपको हर एक एलिमेंट का ध्यान रखना है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। इट इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज that all the consumers are planning to incur in an accounting year with respect to income। सारा खर्चा सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर जो कि सारे कंज्यूमर्स मिलकर करने का सोच रहे हैं एक साल के अंदर अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए, उसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। नाउ क्लास 11th में भी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कई बार ये वर्ड देखा होगा, शेड्यूल। और शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। तो अगर किसी भी दो एलिमेंट्स के रिलेशन को हम टेबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं शेड्यूल। तो व्हाट इज शेड्यूल? इट इज अ टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप। इट इज अ टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप। किसी भी रिश्ते को अगर आप टेबल की हेल्प से दिखा रहे हो तो दैट इज शेड्यूल। नाउ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या करता है? ये भी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम और एग्रीगेट डिमांड। तो अगर आप इस टेबल में एक तरफ इनकम को रखें और दूसरी तरफ एग्रीगेट डिमांड रखें और इनके रिलेशन को आप रिप्रेजेंट करें विद दिस टेबल, तो इस टेबल का नाम हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। तो इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। नाउ इनकम को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द लेटर वाई एंड एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट किया जाता है एडी से, मतलब एडी मतलब है आपका एग्रीगेट डिमांड। एंड कई बार इसे एई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एई का मतलब होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर।
एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों अलग अलग बातें नहीं है, सेम ही है। तो एग्रीगेट डिमांड की जगह अगर आपको कहीं पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिखा हुआ मिले तो दैट इज नॉट रॉन्ग। नाउ अगर इस रिलेशनशिप की हम बात करें तो इनकम स्टार्ट होती है जीरो के साथ। तो जीरो इनकम मतलब आप बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड है, आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। तो अगर आपकी इनकम जीरो होती है, अच्छा ये पहले देख लेते हैं, इनकम जीरो होती है और उसके बाद फिर वो बढ़ती है। तो पहले वो जीरो रहेगी, फिर 100, फिर 200, 300, 400 और वो बढ़ती जाएगी। ना जब आपकी इनकम जीरो होती है तो आपका एडी जीरो नहीं होता है। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई ये जीरो नहीं होता, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं भी कमा रहे हैं तो जिंदा रहने के लिए, बेसिक सर्वाइवल के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप बिल्कुल बेरोजगार भी हैं, जैसे अभी के टाइम पे अगर आप कुछ नहीं भी कमा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप खर्चा नहीं करते। बेसिक सर्वाइवल के लिए रोटी कपड़ा मकान कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए ही होगा, तो आपका कुछ ना कुछ तो डिमांड आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी डिमांड भी बढ़ती है। तो इनकम जब जीरो थी तो आपने कुछ ना कुछ मिनिमम कंजप्शन किया 40 का। जब आपकी इनकम 100 हो गई तो आपने अपने खर्चे को बढ़ाया 120 कर दिया। एक लेवल ऐसा आएगा जब इनकम का बढ़ाएंगे तो आपका एडी भी बढ़ेगा और वो इक्वल हो जाएगा आपकी इनकम के। तो इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपकी इनकम और एडी आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद आपकी इनकम बढ़ेगी और एडी भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात ये है कि एक पॉइंट तक, यहाँ तक जब आपकी इनकम कम है और कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, आप कमा नहीं रहे हैं लेकिन आप डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा होगा? ये आता है डिस सेविंग से। तो यहाँ पे आप कर रहे होते हैं डिस सेविंग, मतलब जो आपने पहले इस बचत की हुई है वो पैसा आप निकाल रहे होते हैं। ये पॉइंट जहाँ पे एग्जैक्टली आपकी इनकम एडी के इक्वल है, ये पॉइंट हो जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना तो कोई सेविंग हो रही है ना डिस सेविंग हो रही है। जितना आपने कमाया वो सारा का सारा आपने यूटिलाइज कर दिया। और इसके बाद जो ये वाला पॉइंट आता है, यहाँ से होती है सेविंग स्टार्ट। क्योंकि यहाँ पर आपने कमाई ज्यादा की है, कमाया है 300 और खर्च किया है 240, तो 60 रुपए आपने क्या किए होंगे? सेव किए होंगे। अगेन आपने कमाया है 400 और आपने खर्चा किया है 340, तो अगेन आपने यहाँ पे जो 60 रुपए है वो आपने सेव किए होंगे। तो ये आपका होता है सेविंग वाला पॉइंट। तो अगेन अगर हम ये शेड्यूल दोबारा से बनाकर देखें तो इस शेड्यूल में हमारे पास एक तरफ रहती है इनकम और दूसरी तरफ रहता है एडी। तो एक तरफ हमारे पास इनकम होती है और दूसरी तरफ हमारे पास एडी होता है। इनकम स्टार्ट होती है विद द जीरो और उसके बाद ये बढ़ता जाता है 100, 200 और 300। स्टार्टिंग में जब आपकी इनकम जीरो है तो एडी जीरो नहीं होता, मिनिमम कुछ ना कुछ का आप कंजप्शन कर ही रहे होते हैं। इसके बाद जैसे इनकम बढ़ती है तो आपका एडी भी बढ़ता है और एक पॉइंट के बाद ये एग्जैक्टली उतना ही होता है जितना इनकम है। इसका मतलब यहाँ पे ना तो सेविंग हो रही है ना तो डिसेविंग, और उसके बाद ये बढ़ता तो है लेकिन उतना नहीं जितना इनकम बढ़ा है, तो इनकम से ये कम ही रहेगा। ओके, तो चलिए इसी को कर्व की हेल्प से देखते हैं। ये हमारा कर्व है जहां पे एक्स एक्सिस पे आप दिखा रहे होते हैं इनकम, और क्योंकि ये इनकम एक इंसान की नहीं है, पूरी कंट्री की इनकम है, इसलिए हम इसे कहते हैं जीडीपी। और वाई एक्सिस पर आप दिखा रहे होते हैं जो आपको शो करना है, एक तो एडी और दूसरा इनकम। जब आप इनकम के कर्व को दिखाएंगे तो इनकम जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो लेवल ऑफ इनकम मतलब आप बेरोजगार हैं, आप कुछ भी नहीं कमा रहे, जीरो से स्टार्ट होगा और उसके बाद इनकम बढ़ती जाएगी। तो कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर जाता हुआ। जब आप एडी का कर्व बनाएंगे तो एडी कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। तो अगर आप कुछ नहीं भी कमा रहे हैं तो भी बेसिक सर्वाइवल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा। तो एडी कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इस पॉइंट से। नाउ इतने पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब ऐसा कंजम्पशन जो आपको बिल्कुल जरूरी है अपने सर्वाइवल रहने के लिए। इसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे आपका एडी भी बढ़ेगा, तो ये कर्व भी ऊपर जा रहा है, लेकिन ये ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा, ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितना तेजी से इनकम बढ़ रहा है। तो ये ऊपर तो जाएगा लेकिन इसका जो कर्व होगा वो जब ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा वाइडर में जाएगा ताकि ये इनकम को इंटरसेक्ट करता हुआ जाए। अब ये कर्व क्या दिखा रहा है? ये पॉइंट जहां पर जो आपका एडी है वो ज्यादा है और आपकी इनकम कम है, ये पॉइंट दिखा रही है डिस सेविंग। और ये पॉइंट जहां पे आपकी इनकम और एडी ने आपस में इंटरसेक्ट किया है, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे ना तो कोई सेविंग हो रही है ना तो डिस सेविंग। और इस पॉइंट के बाद जब आपकी इनकम ज्यादा होती है, एडी नीचे रह जाता है, तो इस पॉइंट के बाद स्टार्ट होता है आपका सेविंग। ओके,
तो हमने कुछ टर्म्स देखे, डिसेविंग, सेविंग, ब्रेक इवन और ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एंड ऑटोनॉमस क्या होता है? ऐसा कंजम्पशन जो कि बेसिक कंजम्पशन होता है, जो आपको जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी करना होता है, उसे कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। नाउ इसके रिलेशनशिप को अगर हम वर्ड्स में देखें तो पहला आपका रिलेशन है कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अगर आप कुछ नहीं भी कमा रहे हैं तो उस पॉइंट पर भी आपको कुछ ना कुछ तो खर्चा करना ही होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो हमने कर्व में यहाँ देखा था कि अगर आप कुछ नहीं भी कमा रहे हैं, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी है, तो एडी कुछ ना कुछ तो रहेगा, और उसे क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सेकेंड पॉइंट, there is a positive relation between Y and AD. That is, when income is rising, then AD also rises. The AD also rises. तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। अगर एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी ऊपर ही जाएगा। ओके, फिर हम आते हैं तीसरा, आफ्टर अ सर्टेन लेवल एडी विल बी लेस देन इनकम, दैट इज पीपल स्टार्टेड सेविंग। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट, जिसके बाद जो सेविंग्स, जो इनकम है वो आपकी एडी से ज्यादा हो जाएगी, या फिर ऐसा कहें कि एडी आपके इनकम के कंपैरिजन में कम रह जाएगी, जहां पे पीपल ने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया है। इन इजी लैंग्वेज, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आप ज्यादा कमा रहे होगे, खर्चा कम कर रहे होगे, इसका मतलब बचा हुआ पैसा आप क्या कर रहे होगे? सेव कर रहे होगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स को जानने के लिए पहले आपको इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। दो तरह की इकोनॉमी होती है, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसका आउटर वर्ल्ड के साथ या आउटर कंट्रीज के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो अगर हमारी इंडिया किसी दूसरी कंट्री से ना तो कोई सामान खरीदती है, ना उसे कोई सामान बेचती है, किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं है हमारी कंट्री का किसी और कंट्री के साथ, तो उसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, जो अपने आप में ही सेल्फ रिलायंट है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है तो देयर आर चांसेस कि या तो वो टू सेक्टर इकोनॉमी होगी या तो वो थ्री सेक्टर इकोनॉमी होगी। नाउ टू सेक्टर इकोनॉमी में आपके दो सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड और एक होता है प्रोड्यूसर या फिर फर्म सेक्टर। तो एक आपका रहता है या तो हाउस होल्ड और दूसरा होता है फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड का मतलब होता है कि जब भी कोई पर्सन अपने होम कंजम्पशन के लिए, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खर्चा करता है, तो उसे कहते हैं उसका हाउस होल्ड का खर्चा। तो अगर हम सारे लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ खरीद रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ खरीद रहे हैं, बिजनेस में नहीं लगा रहे हैं, तो दैट वी आर हाउस होल्ड। लेकिन वही अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस पे खर्चा कर रहा है तो वो हो जाता है प्रोड्यूसर सेक्टर। और हाउस होल्ड जब भी कोई खर्चा करता है, उस खर्चे का नाम होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अगर मैंने कुछ भी घर के लिए कपड़े खरीदे, खाने पीने का सामान खरीदा, अगर हम कहीं घूमने गए, तो उस पर जितना भी खर्चा लगा दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वहीं अगर एक प्रोड्यूसर जो भी खर्चा अपनी दुकान के लिए करता है, उसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर आप क्लोज्ड इकोनॉमी है हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप टू सेक्टर हो सकते हो या थ्री सेक्टर हो सकते हो। टू सेक्टर में दोनों सेक्टर का नाम क्या है? एक का हाउस होल्ड और दूसरे का फर्म या प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड सेक्टर जो भी खर्चा करता है उस खर्चे का नाम होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करता है उसका खर्चे का नाम होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन टू सेक्टर इकोनॉमी वी कैन से एडी विल बी इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि सिर्फ दो ही लोग हैं जो खर्चा कर रहे हैं। जो हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है वो कंजम्पशन है, जो फर्म खर्चा कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट है। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो एडी विल बी इक्वल टू सी प्लस आई, दैट्स इट। लेकिन अगर आप थ्री सेक्टर इकोनॉमी हो तो हाउस होल्ड तो होगा ही, प्रोड्यूसर भी होगा, एक तीसरा सेक्टर आएगा जिसका नाम है गवर्नमेंट, सरकार का सेक्टर। तो ये तीनों लोग कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं। तो हमने अपनी फैमिली के लिए या पर्सनल यूज के लिए खर्चा किया, मतलब हम अगर हाउस होल्ड सेक्टर है तो उसको क्या कहेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर किसी भी प्रोड्यूसर ने अपने दुकान के लिए खर्चा किया तो उस खर्चे का नाम होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और अगर सरकार ने कोई भी खर्चा, रोड, डैम, ब्रिजेस वगैरह कंट्री के लिए कुछ भी डेवलपमेंट का वर्क किया, तो उसे कहेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो तीन खर्चे होते हैं, अगर हाउस होल्ड ने किया है तो कंजम्पशन, प्रोड्यूसर ने किया है तो इन्वेस्टमेंट, और सरकार ने किया है वो खर्चा तो उसका नाम होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर तीन ही सेक्टर है, तीन लोग ही खर्चा कर सकते हैं, या तो कंजम्पशन होगा या तो इन्वेस्टमेंट होगा या तो गवर्नमेंट होगा। तो इस केस में एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलेगा? सी प्लस आई प्लस जी। तो अगर तीन लोग ही खर्चा करने वाले तो टोटल खर्चा कितना होगा? तीनों का सम। फिर आता है लास्ट, ओपन इकोनॉमी। अगर आपकी क्लोज इकोनॉमी होती तो या तो दो सेक्टर होता या तो तीन सेक्टर होता। तीनों सेक्टर देख लिए,
इसके बाद आता है कि अगर आप ओपन इकोनॉमी हो तो फिर टोटल 4 सेक्टर होते हैं। तो इकोनॉमी में एक्चुअल में 4 ही सेक्टर होते हैं, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी आज के टाइम पे कोई है ही नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल हम बात करते हैं। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसका मतलब 99% कंट्री सारी है जो कि दूसरी वर्ल्ड के साथ या दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन रखती है। तो मोस्टली सारी कंट्री कैसी होती है, ओपन इकोनॉमी, इसीलिए हमारे 4 सेक्टर्स ही होते हैं। तो 4 सेक्टर्स में 3 सेक्टर वही है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट। एक चौथा सेक्टर आता है एक्सटर्नल वर्ल्ड या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब आपकी कंट्री को हटा के बाकी सारी कंट्रीज। चलिए, हाउस होल्ड जो भी खर्चा करेगा उसे कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करेगा उसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार जो भी खर्चा करेगी उसे कहेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में या तो एक्सपोर्ट होता है या तो इंपोर्ट होता है, तो उसमें आना चाहिए कायदे से नेट एक्सपोर्ट। अभी नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या है, उसमें लगने वाला खर्चा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। तो इस केस में अगर हम 4 सेक्टर इकोनॉमी है, अगर हम ओपन इकोनॉमी है, तो एडी विल बी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इससे निकलेगा हमारा एग्रीगेट डिमांड। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी डिमांड वाला सब कंप्लीट हो चुका है। एक बार दोबारा अगर रिवाइज कर लें तो एग्रीगेट डिमांड क्या था, तो एग्रीगेट डिमांड इज द total expenditure on all the goods and services that all the consumers are planning to incur in an accounting year with respect to income। सारे लोग मिलकर एक साल के अंदर सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर जितना भी खर्चा करना चाहते हैं अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए, उसे कहते हैं क्या, एग्रीगेट डिमांड। नाउ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एडी। तो इनकम और एडी के बीच का जो रिश्ता है, रिलेशन है, अगर आप उसे टेबल की हेल्प से दिखा रहे हैं तो दैट इज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। इनकम एक तरफ इनकम रहेगी, एक तरफ एडी रहेगा। इनकम 0 से स्टार्ट होगा और फिर 100, 200, 300, 400। आपका जो एडी है वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं तो भी आपने बेसिक कुछ ना कुछ तो खर्चा किया होगा, दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका खर्चा भी, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है। इसका कर्व देखा था तो इनकम आपकी 0 से स्टार्ट हुआ था, ऊपर गया था। एडी कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा और ये इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। ये पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, वो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। उससे पहले डिसेविंग, उसके बाद सेविंग स्टार्ट हो जाती है। रिलेशनशिप भी हमने 3 पढ़े थे कि 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ आप खर्चा करते हो, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इनकम और एडी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, दैट इज जब इनकम बढ़ता है तो एडी भी बढ़ता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद आपका एडी कम रह जाता है देन योर इनकम। आपकी इनकम ऊपर होती है, एडी नीचे होता है, उस पॉइंट पर क्या होता है, सेविंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमने सेक्टर पढ़े, क्लोज्ड अगर है तो फिर या तो 2 सेक्टर या तो 3 सेक्टर। 2 सेक्टर में एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, 3 सेक्टर में एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और ओपन इकोनॉमी में एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई। नाउ जैसे सारे कंज्यूमर्स मिलकर जो सामान खरीदना चाहते हैं एक साल के अंदर, उसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो एक साल के अंदर सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर जितने का सामान बेचना चाहते हैं उसे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल फ्लो ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज that all the producers are planning to sell या planning to do in an accounting year with respect to income। तो अपने इनकम को ध्यान में रखते हुए सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर जितना सामान एक साल के अंदर बेचना चाहते हैं उसे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। टोटल फ्लो ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू डू इन एन अकाउंटिंग ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इनकम। अगेन इनकम को ध्यान में रखते हुए साल भर में सारे प्रोड्यूसर मिलकर जितने का सामान बेचना चाहते हैं उसे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। नाउ अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि इनकम को ध्यान में रखते हुए, इनकम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से। ये इनकम को ध्यान में रखते हुए जितना सामान वो बेचना चाहते हैं, मतलब एग्रीगेट सप्लाई करना चाहते हैं, उसे कहते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई। अभी अगर हम बात करें इनकम और एग्रीगेट सप्लाई, ये एक्चुअल में भले हम इनका रिलेशन साथ में देख रहे हैं पर ये दो अलग अलग चीजें है ही नहीं। These both are identical to each other। इसका मतलब इनकम ही एग्रीगेट सप्लाई होती है।
इससे पहले अगर आपने नेशनल इनकम वाली सीरीज देखी हो, अगर आपने इस चैप्टर को कवर किया हो, तो आपको पता होगा प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो इनकम की हम बात कर रहे हैं कि जितना आपने पैसा कमाया, और एग्रीगेट सप्लाई मतलब जितने का सामान आपने टोटल बेचना चाहा। अगर मैंने कुल मिला के 20,000 रुपए का सामान बेचा है, मार्केट वैल्यू 20,000 रुपए का सामान बेचा है, तो मेरी इनकम भी कितनी हुई होगी? 20,000। अगर कुल मिला के मैंने 50,000 रुपए का सामान बेचा है, तो मेरी इनकम भी कितनी हुई होगी? 50,000। तो जितने का सामान आपने बनाया या जितने का सामान आपने बेचा, आप ये कंफ्यूज मत करना कि इसमें प्रॉफिट भी तो ऐड करेंगे। प्रॉफिट को ऐड करने के बाद जितने का सामान वो था उसको बेचकर इनकम भी उतनी ही आएगी। तो बिकॉज प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम, इसकी वजह से ये दोनों टर्म्स आपस में अलग अलग है ही नहीं। तो इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अगेन एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल क्या होता है? तो शेड्यूल का मतलब ही क्या होता है? टेब्युलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप। तो एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल भी क्या करेगा? ये भी एक टेब्युलर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एएस। अभी एक तरफ हमारे पास इनकम रहेगी, दूसरी तरफ हमारे पास एएस रहेगा, और वो टेबल जो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप दिखाएगी उसे कहेंगे एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। अगेन एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? टेब्युलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई के बीच के रिलेशन को अगर कोई टेबल दिखा रही है तो इस टेबल का नाम है एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। नाउ क्योंकि आपको पता है कि दोनों आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के जैसे ही हैं, तो इनकम अगर 0 से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद ये बढ़ती जा रही है 100, 200, 300, 400, 500, तो एग्रीगेट सप्लाई भी वैसे ही करेगी। जब कुछ भी नहीं कमाया मतलब कुछ भी सामान नहीं बिका। अगर 100 रुपए कमाया तो 100 रुपए का सामान बिका, 200 रुपए कमाया मतलब 200 का सामान बिका, 300 रुपए कमाया मतलब 300 का, और 400 कमाया तो 400 का। तो जो जो वैल्यूज आपने इनकम की रखी हुई है वही सारी वैल्यूज आपको सेम एज इट इज एग्रीगेट सप्लाई का भी रखना होगा। अगर हम इनके कर्व की बात करें तो इसमें दो अलग अलग कर्व बनेंगे ही नहीं, क्योंकि जब आप एक्स एक्सिस में दिखाएंगे तो दैट इज इनकम और जीडीपी, यहाँ पर हमारा होता है एग्रीगेट सप्लाई। अभी इनकम का कर्व भी कहां से शुरू होगा? 0 से, और ये ऊपर को जाएगा। अभी क्योंकि इनकम और एएस दो अलग अलग चीजें है ही नहीं, तो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व भी कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, और सेम ये भी ऊपर को जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों कर्व एक ही के हैं, इनकम और एएस दोनों यही है। अब क्योंकि दोनों यही है, इनकम भी उतनी है जितना कि एएस, मतलब ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से इक्वल होना चाहिए। अगर इनकम भी उतनी है जितना कि एएस, अगर इनकम 400 है तो एएस भी 400 है, इनकम अगर 500 है तो एएस भी 500 है। इसका मतलब अगर ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है तो ये जो लाइन है ये इसको इंटरसेक्ट करेगी बीच से, मतलब ये कितने डिग्री का कर्व बनाएगी? 45 डिग्री का। तो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये भी पूछा जा चुका है कि एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कितनी डिग्री का होता है, या इनकम का कर्व कितने डिग्री का होता है? बोथ आर 45 डिग्री का। इसके बाद हम बात करें इसके रिलेशनशिप की, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझने जैसा है। पहला तो इसका रिलेशनशिप कहता है कि इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इनकम एग्रीगेट सप्लाई के जितनी ही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर जितना बेचना चाहता है उतना ही सामान बनाना भी चाहता है। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उसने जितने का सामान बनाया है वो सारा सामान वो बेचना भी चाहता है। इसका क्लियरली मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरी कोई बेकरी है जिसमें मैंने आज 10 केक बनाए, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि इसमें से कुछ केक ऐसे बच जाए जो बिके ही ना। मैं जितना सामान बनाती हूँ मैं उतना सारा का सारा सामान बेचना भी चाहती हूँ। तो अगर मान लो मैं स्टिचिंग करती हूँ और आज मैंने 10 शर्ट बनाई है, तो मैं चाहूंगी कि 10 की 10 शर्ट आज ही बिक जाए। अगर मैंने पानी पूरी का ठेला लगाया है और मैंने 500 पानी पूरी उसमें लगाई है, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि इसमें से कुछ बच जाए। तो जितना सामान आप बनाना चाहते हो उतना पूरा सामान आप बेचना भी चाहते हो। ना ऐसा क्यों है कि जितना सामान आप बनाना चाहते हो उतना ही सामान आप बेचना भी चाहते हो? बिकॉज देयर इज एन एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। हम सबके पास एक्सेस कैपेसिटी है। हम अगर हमें कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज अगर मैं 500 पानी पूरी बना रही हूँ तो मैं चाहती हूँ सारी बिक जाए। कल अगर दोबारा से 500 या 1000 पानी पूरी का ऑर्डर आएगा तो मैं दोबारा से बना लूंगी। मेरे पास इतनी एक्सेस कैपेसिटी है, मुझे एडवांस में ही प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है कि मैं आज ही बना के रख लूं ताकि साल भर चलता रहे। ऐसा नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ आज जितना बन रहा है वो आज ही निकल जाए, क्योंकि कल अगर दोबारा डिमांड आई मैं दोबारा बना दूंगी। मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी है ना। एक्सेस कैपेसिटी है ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो?
कि पूरी कंट्री में सबके पास एक्सेस कैपेसिटी होगी, बिकॉज देयर इज अ सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू द कीनिस। नाउ कीनिस कौन है? कीनिस एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ग्रेट डिप्रेशन पीरियड में अपनी बहुत अच्छी रिसर्च की थी, बहुत ज्यादा रिसर्च की थी, और उसके बाद उन्होंने कुछ अनएम्प्लॉयमेंट की थ्योरीज भी दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है अभी के लिए तो जहां के जिसके पास फुल एम्प्लॉयमेंट हो, जहां पे एक भी इंसान ऐसा ना मिले जो कि बेरोजगार हो, ऐसी कोई कंट्री नहीं है। तो हर एक कंट्री में क्या है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। और जब आपके पास इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट है तो ऑब्वियसली आपके पास एक्सेस कैपेसिटी होगी, क्योंकि मान लो अगर आपकी कंट्री में 100 लोग भी ऐसे रह गए हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, तो कल को अगर आपकी डिमांड बढ़ती है तो आप इन 100 लोगों को रोजगार देकर इनसे काम निकलवा सकते हो। दैट मीन्स आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है कि आप अगर आज कल को जब डिमांड आएगी तो आप कल वो प्रोडक्शन कर लोगे इनका यूज करते हुए। अगेन हम बात करें, इनकम आपकी एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल क्यों होती है? क्योंकि जितने का सामान आप बनाते हो उतने का सामान आप बेचना भी चाहते हो। अगेन जितने का सामान आप बनाना चाहते हो उतने का ही सामान आप बेचना भी चाहते हो। और ऐसा आप क्यों करते हो? बिकॉज देर इज एन एक्सेस कैपेसिटी। और इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कीनिस ने कहा था अनएम्प्लॉयमेंट की थ्योरी में कि देर इज अ सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब तक किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी है, उनके पास एक्सेस कैपेसिटी होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल वेले बैठे हैं, अगर कल को आपके पास जरूरत पड़े तो आप उनको रोजगार देकर उनसे काम निकलवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने एडी और एएस दोनों कंप्लीट कर लिया है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन। और जिस भी टर्म के आगे फंक्शन लगा हो, आपने मैक्रो में भी पढ़ा होगा, वो क्या दिखाता है? फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है। नाउ फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि इसमें से कोई एक चीज अगर फंक्शन कर रही है तो उसको देखते हुए दूसरा कैसे फंक्शन करेगा। इसका मतलब ये कि अगर कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरा बढ़ेगा या कम हो जाएगा, एक चीज कम हो रही है तो दूसरे पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस रिलेशनशिप को दिखाता है। तो कंजम्पशन फंक्शन बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अभी आपको लग रहा होगा हर एक चीज इनकम के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। शेड्यूल में भी देख रहे थे कि एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल कहता है कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच का रिलेशनशिप क्या है। एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल कहता है कि एएस और इनकम के बीच का रिलेशनशिप क्या है। नाउ कंजम्पशन में भी यही है कि कंजम्पशन फंक्शन भी फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। तो बार बार ये इनकम क्यों आ रहा है? ये आपकी डेफिनेशन से आ रहा है। हमने डेफिनेशन में देखा था कि सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम। तो एक तरफ हमेशा ही आपकी क्या रहेगी? इनकम, और दूसरी तरफ वो जिसका फंक्शन आप पढ़ रहे हैं। तो अगर एक कंजम्पशन फंक्शन है तो एक तरफ आपकी इनकम और दूसरी तरफ कंजम्पशन। नाउ इसके बीच के रिलेशनशिप को जो दिखाता है दैट इज योर कंजम्पशन फंक्शन। नाउ इनकम के नेचर तो हम जानते हैं ये जीरो से स्टार्ट होता है और उसके बाद ये बढ़ता जाता है। तो पहले जीरो रहेगा, फिर 100, 200, 300, 400। जरूरी नहीं है कि आप यही सीक्वेंस फॉलो करें, आप जीरो के बाद 50, 100, 150, 200 कर सकते हो, एज यू वांट। बट ये जीरो से स्टार्ट होगा और उसके बाद ये बढ़ेगा। कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कभी कंजम्पशन जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो बेसिक कंजम्पशन होगा जो आप करेंगे, सिमिलर टू द एडी। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सी प्लस आई होता है। हम मान के चल रहे कि हमारी अभी टू सेक्टर इकोनॉमी है तो क्या हो जाएगा? सी प्लस आई हो जाएगा। ना अगर एग्रीगेट डिमांड जो है सी उसके अंदर का एक छोटा सा कंपोनेंट है, तो ये भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसे एडी करता है। तो सी क्या करेगा? वैसे ही सेम, जब आपका इनकम जीरो भी है तो आपने कुछ ना कुछ बेसिक सर्वाइवल के लिए खर्चा किया होगा 40। फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। एक पॉइंट तक ये क्या रहेगा? आपका कंजम्पशन ज्यादा रहेगा देन योर इनकम। तब आप क्या कर रहे होगे? डिसेविंग, अपने बचत से पैसा निकाल रहे होगे। एक पॉइंट जहां पे आपकी इनकम एग्जैक्टली इक्वल है टू योर कंजम्पशन, वहां पे आपका होगा ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ना तो आपने यहाँ पे कुछ बचाया है ना आपने कुछ निकाला है, ना तो सेविंग की है ना तो डिस सेविंग की है। एक पॉइंट जिसके बाद आपकी इनकम ज्यादा होगी, कंजम्पशन आपका कम होगा, वहां से आप सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब आप कमाएंगे ज्यादा, खर्चा कम करेंगे, तो वहां से आपकी सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम वही कंजम्पशन कर्व के बारे में देखेंगे। तो सेम वैसा ही कर्व बनेगा जैसा एडी का बना था। नीचे क्या रहेगा? इनकम और जीडीपी। यहाँ पर आप क्या दिखा रहे हैं? कंजम्पशन। तो इधर हम लिखेंगे कंजम्पशन। इसके बाद आपका इनकम का जो कर्व है वो जीरो से स्टार्ट होता है और ऊपर को जाता है। आपका कंजम्पशन का कर्व कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ये थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा और इसके बाद ये भी ऊपर को जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वाइडर, लेटा हुआ, इंटरसेक्ट करता हुआ। ओके, जब आपकी इनकम जीरो है और कंजम्पशन कुछ ना कुछ है, इस पॉइंट को कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन।
तो अगर जब आप कुछ नहीं भी कमा रहे हैं तब भी अगर आप कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं, दैट इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इस पॉइंट को कहते हैं जहां पे आपस में दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। उसके पहले तक रहता है डिसेविंग और उसके बाद रहता है सेविंग। तो इससे पहले तक ना अगर आपकी इनकम कम थी, आप खर्चा ज्यादा कर रहे थे, दैट मीन्स आप अपनी सेविंग से पैसा निकाल रहे हो। और एक पॉइंट जहां के बाद आपकी इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, वहां पर आप सेविंग करना आपने स्टार्ट कर दी है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। तो सेम रहेगा जैसे हमने एडी के साथ पढ़ा था। देयर विल ऑलवेज बी सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। अगर आप कुछ नहीं भी कमा रहे हैं, अगर आपकी इनकम जीरो भी है, तब भी कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन रहेगा ही, जिसे क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसके बाद देयर विल बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन बोथ। इसका मतलब जब आपकी इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव। अगेन वही, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, तो कंजम्पशन भी आपका ऊपर जाएगा, दोनों बढ़ेंगे, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसके बाद होता है रेट एट विच कंजम्पशन इंक्रीजेस लैग्स बिहाइंड द रेट एट विच इनकम इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम जिस रेट से बढ़ती है, कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ पाता। तो इनकम तो आपकी बिल्कुल सीधा ऐसे जाकर ऐसे बढ़ेगी, तो बिल्कुल तेजी से बढ़ी। लेकिन अगर आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी तो ये थोड़ा सा वाइडन में बढ़ेगी, बिल्कुल तेजी से नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो बढ़ तो रही है बट बिल्कुल ऐसे ऊपर नहीं जा रही है, थोड़ा सा लेटा हुआ जा रही है। फिर आता है, इसकी वजह से यहाँ से क्या होता है, सेविंग्स स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो आपकी कंजम्पशन है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितनी तेजी से इनकम। इसकी वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद आपका इनकम विल बी मोर देन योर कंजम्पशन, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सेविंग्स स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अच्छा, इस कर्व को आप बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, क्योंकि कई बार आपसे सिर्फ कर्व में या बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा कुछ कर्व देकर पूछ लिया जाएगा कि ये हमारा इनकम है, ये एडी है, इस शेडेड रीजन को क्या कहते हैं, या फिर इस शेडेड रीजन को क्या कहते हैं। तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा दैट इज दिस सेविंग, और ये सेविंग, और ये पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है स्लोप ऑफ सी लाइन। चलो ये तो क्लियर था कि जो कंजम्पशन है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकती थी, क्योंकि कुछ ना कुछ बेसिक सर्वाइवल के लिए आपको कंजम्पशन करना ही पड़ता, तो ये ऊपर से स्टार्ट होती। बट ऊपर से स्टार्ट होने के बाद ये ऐसे भी जा सकती थी, ये ऐसे भी जा सकती थी, और ऐसे भी जा सकती थी। ये कौन सा पाथ इनमें से सिलेक्ट करेगी, आपको कैसे पता चलेगा, तो इसका स्लोप कैसा रहेगा ये डिसाइड करता है एमपीसी। Now, what is MPC? It is known as marginal propensity to consume. Now, marginal propensity to consume का मतलब होता है it is a proportion of additional income that goes for consumption. इसका क्लियरली मतलब अगर मैं आपको सिंप्लीफाइड समझाऊं, तो मान लीजिए पिछले साल अगर मैंने 40,000 रुपए, पिछले महीने अगर मैंने 40,000 रुपए कमाए थे, और इस महीने अगर मैंने 50,000 रुपए कमाए, तो मेरी इनकम कितने से बढ़ी, 10,000 से। तो मेरे पास कितनी एक्स्ट्रा इनकम आई, 10,000 से, 10,000 की। तो इस 10,000 में से मैं कितना खर्चा कर रही हूँ, दैट इज माई एमपीसी। तो बढ़ी हुई इनकम में से या फिर एक्स्ट्रा इनकम, एडिशनल इनकम में से कितना पोर्शन आप खर्चा करते हो, वो होता है आपका एमपीसी। तो एमपीसी स्टेट्स इट इज अ प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज फॉर कंजम्पशन। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, मान लीजिए मेरी पिछले महीने इनकम थी 40,000 और इस महीने कितनी है, 50,000। जब मेरी इनकम 40,000 थी तब मैंने खर्चा किया था 30,000 का, और जब मेरी इनकम 50,000 की है तो मैं खर्चा कर रही हूँ 35,000 का। दोबारा अगर क्लियरली लिखे तो जब 40,000 रुपए कमा रही थी तब मैं खर्चा कर रही थी 30,000 का, और अब जब मैं 50,000 रुपए कमा रही हूँ तो मैं खर्चा कर रही हूँ 35,000 का। तो एमपीसी कैसे निकलेगा, एमपीसी निकलेगा चेंज इन कंजम्पशन, कितना आपने कंजम्पशन बढ़ाया इनकम में चेंज आने की वजह से। तो मैंने कंजम्पशन कितना बढ़ाया, पहले 30 कर रही थी अब 35 कर रही हूँ, मतलब कंजम्पशन बढ़ा 5,000 से, और इनकम पहले 40 थी अब 50 है, तो इनकम बढ़ी है मेरी 10,000 से। ना ये जीरो जीरो सारे कटेंगे, मतलब 3 जीरो कटेंगे तो ऊपर बचेगा 5, नीचे 10। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.5। मेरा एमपीसी क्या हो जाएगा, 0.5। वैसे ही अगर आप कोई और एग्जाम्पल ले लें, अगर मैं ले लूं कि मेरी पिछले महीने जो इनकम थी वो थी 1,00,000 रुपए, और इस महीने मेरी जो इनकम है वो है 1,20,000 रुपए। जब मेरी इनकम 1,00,000 थी तो मैं खर्चा कर रही थी 50,000 का। अब जब मेरी इनकम 1,20,000 है तो मैं खर्चा कर रही हूँ 60,000 का, या इसको 65 का लेते हैं, 65,000 का।
तो मेरी एमपीसी क्या हो जाएगी? ना एमपीसी होता है कि आपने कंजम्पशन को कितना बढ़ाया आपकी इनकम में चेंज आने की वजह से। तो कंजम्पशन पहले 50 था और अब कंजम्पशन कितना है? 65। इसका मतलब कितना बढ़ाया? 15,000। इनकम कितने से बढ़ी? पहले 1 लाख थी और अब कितनी है? 1,20,000। इसका मतलब मेरी इनकम बढ़ी कितने से है? 20,000 से। नाउ जीरो कटेंगे, 5 की टेबल से काटे तो 5 4 सा 20, 5 3 सा 15, तो ये 3/4। इसका मतलब ये 0.0 ये 5 4 5 5 4 5 सा 20, 4 6 सा 24, 4 7 सा 28, तो 0.75 हमारा एमपीसी होगा। ओके, चलिए वापस आते हैं। तो ये बताता है एमपीसी डेल्टा सी, डेल्टा मतलब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पर अगर ये 100 रुपए से हमारी कंजम्पशन जो है वो 100 रुपए से बढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ गया है, पहले 300 था अब 400 हो गया। इसे रिमूव करते हैं, एक सेकेंड। ये यहाँ हमारा इनकम है नीचे और यहाँ हमारा कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन मान लीजिए पहले 300 था और कंजम्पशन अब कितना हो गया? 400 हो गया है। तो चेंज कितने का आया? 100 का। इनकम में आ जाए तो पहले इनकम हमारी 300 थी, अब इनकम हो गई है 500, तो इनकम में चेंज कितना आया? 200 का। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.5, ये हमारा एमपीसी होगा। तो ये जो कर्व है इसका स्लोप कैसा होता है ये डिसाइड करता है एमपीसी। तो आप इसको दिखाएंगे कैसे? कर्व कैसे दिखाएंगे? ये आपको पहले लेना है एक पॉइंट। ये आपने कर्व बनाया, इस कर्व में एक्स एक्सिस में आपकी वाई या फिर जीडीपी रहेगा, आपके वाई एक्सिस में रहेगा कंजम्पशन। यहाँ अब कंजम्पशन का भी क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता नहीं है तो ये ऊपर से स्टार्ट होगा और फिर ये ऐसा जाएगा। ये आपकी सी लाइन है ना। अपनी मर्जी से कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे हम। मान लीजिए कंजम्पशन था यहाँ पे 300, ये यहाँ पे टच करेगा इस पॉइंट पर, तो हमारी इनकम यहाँ पर आएगी। कोई भी एक नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 500। अभी इनकम को आप बढ़ाएंगे और इनकम को बढ़ाकर आप कितना भी कर सकते हैं, 600 700 800 एज यू विश। तो ये इनकम और ये जीडीपी, और मैंने इनकम को बढ़ा के कर दिया 700। अब जब इनकम को बढ़ाया तो ये इधर टच करेगा, तो इस पॉइंट पे कंजम्पशन कुछ इतना रहेगा। नाउ कंजम्पशन को 300 से थोड़ा ज्यादा दिखाना है तो 400 रख देंगे। तो यहाँ पर आप दिख रहे हैं कंजम्पशन में चेंज कितना आया है? 100, और इनकम में चेंज कितना आया है? 200। तो आपका जो एमपीसी होगा वो कितना हो जाएगा? 0.5। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं कि सी फंक्शन का एक एल्जेब्रिक फंक्शन भी होता है। तो एल्जेब्रिक एक एक्सप्रेशन होता है जिससे आप दिखाते हो कि कंजम्पशन कैसे निकलता है। तो कंजम्पशन निकलता है, कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। नाउ सी का मतलब होता है कंजम्पशन, हम पूरे कंजम्पशन की निकालने की बात कर रहे हैं कि कितना खर्चा किया। सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस मतलब वो वाला कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी करना ही पड़ता है। तो इनकम अगर कुछ भी नहीं है, जीरो लेवल ऑफ इनकम भी है, तो कुछ ना कुछ जो आप खर्चा कर रहे हो दैट इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। यहाँ पे बी रिप्रेजेंट एमपीसी। तो एमपीसी की वैल्यू बताता है कि बी कितना है। और इसके बाद आता है वाई, और वाई का मतलब क्या होता है? इनकम। तो किसी भी आपके पास अगर कुछ वैल्यूज दी गई हो और आपसे पूछा जाए कि सी कितना निकलेगा, तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके आप निकाल सकते हैं। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सी बार इक्वल टू 200, बी की वैल्यू है आपकी 0.5। बी की जगह वो एमपीसी लिख कर दे सकता है कि एमपीसी है 0.5, और आपकी इनकम है 1,000 रुपए। तो अभी कंजम्पशन कितना होगा ये आप कैसे निकालेंगे? तो कंजम्पशन की वैल्यू क्या, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। नाउ सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है? 200। बी का मतलब होता है एमपीसी जो कि है 0.5, और फिर वाई का मतलब ये इनकम 1000। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये निकलता है 200 प्लस 500, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 700। ओके, तो यहाँ पे वो आपको कुछ भी वैल्यूज दे सकता है और बाकी कोई वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कह दें सेम क्वेश्चन में, अच्छा अलग से ले लेते हैं, अगर हम आपको कुछ वैल्यूज दें जैसे कि आपकी एमपीसी है 0.8, जैसे आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 500, और आपने जो टोटल खर्चा किया है वो किया है 4000, तो अभी इनकम की वैल्यू निकालनी है। तो भी सेम फंक्शन लगेगा, सी इक्वल्स टू सी बार
प्लस बी वाई। अभी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4000, सी बार की वैल्यू गिवन है हमारे पास 500, बी मतलब एमपीसी होता है और एमपीसी कितना है 0.8, और वाई। नाउ 500 वहां ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 4000 माइनस 500 इक्वल्स टू 0.8 वाई। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3500 इक्वल्स टू 0.8 वाई। नाउ 0.8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आएगा तो ये डिवाइड करेगा, तो 0.8 से डिवाइड करेंगे और यहाँ से ये 0.8 हट जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा। तो आप इसको सॉल्व करें तो 8 वन टाइम्स, 8 8 फोर या 8 4 होगा 32, 32 33 34 35 3 बचेगा। इसके बाद 8 3 होता है 24, 24 के बाद यहाँ पे 6 बचेगा, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 56 के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा, और फिर 8 5 40। तो आपकी इनकम कितनी होगी, 4375 रुपए, 4375। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये फंक्शन आप याद रखेंगे, इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी ये काफी काम आने वाला है, सी इक्वल्स टू सी प्लस डी वाई, और आगे जो बचा है चैप्टर आपका उसमें भी ये काफी काम आएगा। तो आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी तक हमने एमपीसी पढ़ा, एक टर्म होता है एपीसी। नाउ एपीसी का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि द प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम दैट गोज फॉर कंजम्पशन, अपनी पूरी इनकम में से कितना आपने खर्च कर दिया, दैट इज योर एपीसी। तो पिछले महीने मेरी इनकम कितनी थी, डजंट मैटर। अगर इस महीने मेरी इनकम है वो 50,000 है, जिसमें से मैं 40,000 रुपए खर्च कर रही हूँ, तो एपीसी कैसे निकलेगा, 40,000 मेरा कंजम्पशन है वो ऊपर रखेंगे, इनकम मेरी 50,000 है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी अपॉन वाई। पूरी कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और टोटल इनकम आपकी डिनोमिनेटर में। अगर आप इसे सॉल्व करें तो सारे जीरोस कटेंगे, ये आपका हो जाएगा 0.8, तो एपीसी हो जाएगा 0.8। तो एपीसी हालांकि टोटल कंजम्पशन बताता है, टोटल इनकम में से आपने जितना पैसा कमाया उसमें से कितना आपने खर्च किया उसके रेशियो को दिखाता है, लेकिन ये स्लोप डिटरमाइन नहीं करता। सी लाइन का जो स्लोप है वो सिर्फ एमपीसी बताता है, सिर्फ एमपीसी डिसाइड करेगा कि आपके सी लाइन का जो स्लोप है वो कैसा जाएगा। एपीएस का इसमें कोई रोल नहीं रहता, बस आप इसका टर्म समझेंगे कि एपीएस होता क्या है, इसके अलावा सी फंक्शन में इसका कोई खास रोल है ही नहीं। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन, जो सी फंक्शन है या सी लाइन है, इसका ये स्लोप कौन डिसाइड करता है, एमपीसी। तो क्योंकि एमपीसी हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब अगर आपने एमपीसी को निकाला 0.5, 0.5 का मतलब आधा है, तो हर बार जब भी उस पर्सन की इनकम बढ़ेगी हमेशा ही वो आधा ही उसमें कंजम्पशन में लगाएगा। तो एमपीसी कैसा रहेगा, कांस्टेंट, तो ये चेंज नहीं होता। अगर एक पॉइंट पर आपने 0.5 ले लिया तो ये एंड तक 0.5 ही रहेगा। इसकी वजह से जब आप सी फंक्शन या सी लाइन बनाते हैं तो उसका जो लाइन होती है वो सीधी बनती है, इसकी लाइन कभी भी ऐसी एस शेप की या फिर टेढ़ी मेढ़ी या फिर ऐसे ऐसे नहीं जाएगी, हमेशा कैसे जब जाएगी, ये सीधी लाइन जाएगी। और सीधी इसलिए क्योंकि एमपीसी क्या है, कांस्टेंट है। तो सी लाइन का स्ट्रेट होने का या लीनियर होने का रीजन एमपीसी का कांस्टेंट होना है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं सेविंग फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन यहीं पे खत्म होता है, अब सेविंग फंक्शन है। अब सेविंग फंक्शन इज मच डिपेंडेंट ऑन द कंजम्पशन फंक्शन। तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ सेविंग फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। तो इनकम और सेविंग के बीच के रिलेशनशिप को हम कहते हैं क्या, सेविंग फंक्शन। अगेन यहाँ पे एक बेसिस क्या होगा, इनकम, और दूसरी तरफ होगा सेविंग। तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। तो इनकम जब चेंज होती है तो सेविंग पर उसका क्या असर पड़ता है, इस रिलेशनशिप को जो दिखाए, दैट इज योर सेविंग फंक्शन। अभी एक तरफ हमारे पास इनकम रहेगा, दूसरी तरफ हमारे पास सेविंग रहेगा, लेकिन सेव कितना किया ये जानने के लिए आपका खर्चा जाना बहुत जरूरी है। तो इस महीने अगर मैंने 20,000 कमाए तो मैंने सेव कितना किया ये निकालने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैंने खर्चा कितना किया होगा। तो 20,000 में से 15,000 अगर खर्च कर दी तो सेव कितना हो जाएगा, 5,000। तो अगेन इनकम का सेम नेचर, जीरो से स्टार्ट होगा, फिर 100, 200, 300 एंड 400। कंजम्पशन जब आपका इनकम जीरो है तो भी कंजम्पशन मिनिमम कुछ ना कुछ रहेगा, और उसके बाद फिर वो बढ़ता जाएगा। तो फिर 120, फिर 200, फिर 240, फिर 320। ठीक है, अभी जब आपने कुछ भी नहीं कमाया है और कंजम्पशन आपने किया है 40,
तो आपने कुछ भी नहीं कमाया फिर भी आपने खर्च किया 40, मतलब सेविंग क्या हो जाएगी -40। आपने पैसा निकाला होगा सेविंग से, तो सेविंग बढ़ी नहीं उल्टा कम हो गई। तो अगर आपने इस महीने कुछ भी नहीं कमाया फिर भी आपने वो पैसा खर्च किया, तो वो पैसा कहाँ से आया होगा, तो आपने सेविंग से निकाला होगा, तो आपकी डिस सेविंग। इसके बाद जब आपने 100 रुपए कमाए और आपने खर्च किए 120 रुपए, तो एक्स्ट्रा 20 रुपए आपके कहाँ से आए होंगे, सेविंग से। तो अगेन क्या हो गया, दिस सेविंग -20। फिर आपने 200 रुपए कमाया, 200 रुपए खर्चा किया, तो फिर आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी, कुछ भी नहीं। आपने 300 रुपए कमाए, 240 रुपए खर्च किए, तो सेविंग आपकी 60। आपने 400 रुपए कमाए, फिर 320 रुपए आपने खर्च कर लिए, तो सेविंग्स हमारी 80। तो ये हमारा होता है सेविंग फंक्शन। नाउ अगर आप इसके रिलेशनशिप को देखें उससे पहले कर्व को देखते हैं। नाउ कर्व हमेशा, क्योंकि अब सेविंग्स नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, तो हम कर्व सिर्फ यहाँ तक नहीं बनाएंगे, इसके नीचे भी बनाएंगे, तो नेगेटिव को भी हमें दिखाना पड़ेगा। सेविंग स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 पॉइंट के नीचे से, नेगेटिव से, और उसके बाद फिर वो बढ़ती जाएगी। ये वाला जो रीजन है वो क्या दिखा रहा है कि यहाँ तक हो रहा है डिस सेविंग, तो आप बचत से पैसा निकाल रहे हैं। ये जो पॉइंट है वो क्या दिखा रहा है कि कोई भी सेविंग नहीं हो रही है, मतलब कंजम्पशन इनकम के इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। और इसके बाद ये जो ये वाला रीजन है जहां पे सेविंग पॉजिटिव हो गई है, यहाँ से पीपल ने स्टार्ट कर दी है सेविंग। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप। तो पहला रिलेशनशिप क्या है कि जब आपकी इनकम इज लेस देन योर कंजम्पशन, ये पॉइंट्स जब आपकी इनकम कम है आपके कंजम्पशन से, आपने कमाया कम है, खर्चा ज्यादा किया है, तब आपकी जो सेविंग होगी वो नेगेटिव होगी। इसके बाद जब आपकी सेविंग आपकी जब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ती जाएगी। इसके बाद आप देखिए, तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है 200, 300, 400, तो आपकी सेविंग्स भी बढ़ती जा रही है। तो ये भी पॉजिटिवली रिलेटेड होती है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है। लेकिन सेविंग हमेशा आपकी, क्योंकि इनकम का एक पार्ट है, तो कभी भी ये इनकम से ज्यादा हो ही नहीं सकती। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि इस महीने अगर मैंने 60,000 कमाए तो मैंने 70,000 सेव कर लिए, नहीं, क्योंकि सेविंग आपकी इनकम का एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए हमेशा ही ये इनकम से कम रहेगी। तो तीन रिलेशन, पहले ये नेगेटिव होती है, जब इनकम बढ़ता जाता है तो आपकी सेविंग भी बढ़ती है, लेकिन इनकम से तो हमेशा कमी रहेगी, क्योंकि कभी भी आपकी इनकम के जितना हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका एक छोटा सा पार्ट। आगे बढ़ते हैं। अभी स्लोप ऑफ एस लाइन, तो जो स्लोप ऑफ एस लाइन है ये तो समझ में आया कि नेगेटिव से स्टार्ट होगा, तो ये आपका नेगेटिव से स्टार्ट होगा, लेकिन फिर ये ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, और ऐसे भी जा सकता था। तो इसका एग्जैक्टली स्लोप क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा, एमपीएस। नाउ एमपीएस का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब अगेन आपकी एडिशनल इनकम में से कितना आपने एडिशनल सेव किया है उसका रेशियो। तो अगर आपकी इनकम पिछले महीने मान लो 40,000 थी, तब आपने 5,000 रुपए सेव किए थे, तो 35,000 रुपए आपने खर्च कर दिए थे, 5,000 आपने सेव किए थे। इस बार जब आपकी इनकम 50,000 है तो आपने 10,000 सेव किए हैं, तो मतलब 40,000 आपने खर्चा कर दिया, सेव कितना किया, 10,000। तो अब आपकी एमपीएस कैसे निकलेगा, सेविंग कितना, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो सेविंग्स आपने कितनी बढ़ाई, पहले 5 कर रहे थे अब 10 कर रहे हैं, तो सेविंग बढ़ी कितने से, 5,000 से। इनकम में चेंज कितना आया, पहले इनकम 40,000 था, अब इनकम 50,000 है, मतलब इनकम बढ़ाया आपका 10,000 से। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.5, तो 0.5 क्या हो जाएगा आपका एमपीएस। तो एमपीएस बताता है प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज फॉर सेविंग। आपकी एडिशनल इनकम का वो पार्ट जो कि सेविंग में जाता है, दैट इज योर एमपीएस। नाउ निकलता कैसा है, डेल्टा एस, मतलब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अभी अगर इस पॉइंट में अगर आप देखें तो ये हमारा सेविंग का फंक्शन है, सेविंग का लाइन है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो आपकी इनकम जो है वो बढ़ी कितने से है, 200 रुपए से, जबकि आपकी सेविंग कितने से बढ़ी है, 100 रुपए से। तो पहले हालांकि ये एग्जैक्ट कर्व नहीं है, 100 हमारा कुछ यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ इतनी नीचे नहीं। तो आपकी इनकम कितने से बढ़ी है, 100 से, और आप सॉरी सेविंग कितने से बढ़ी है, 100 से, और इनकम कितने से बढ़ी है, 200 से। तो 100 ऊपर आएगा, सेव इनकम नीचे आएगी, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका कंजम्पशन का एक फंक्शन होता है सी बार प्लस बी वाई, वैसे ही आपका सेविंग का भी फंक्शन होता है जो इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। तो सी बार क्या था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब जब आप कुछ भी नहीं कमा रहे होते हैं तब भी आप जो कंजम्पशन करते हैं दैट इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो अगर आपने कुछ भी नहीं कमाया फिर भी आपने खर्चा किया, तो वो पैसा कहाँ से आया, तो आपने सेविंग से निकाला होगा। तो अगर सी बार आपका 200 है तो सेविंग निकालने के लिए क्या हो जाएगा, -200।
तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप जो खर्चा करते हो वो सेविंग से निकलता है, तो सेविंग क्या होती है माइनस, तो -200 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे माइनस सी बार, इसका फंक्शन क्या हो जाता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। नाउ सी बार तो वही ऑटोनॉमस कंजम्पशन है जो माइनस में रहेगा। 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस, तो एमपीसी का मतलब होता है बी, एमपीसी का मतलब होता है बी, तो एमपीएस क्या हो जाएगा 1 माइनस बी। अब ये 1 माइनस बी कहाँ से आया, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर मेरी एमपीसी है 0.6 तो मेरा एमपीएस हमेशा ही कितना होगा 0.4। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपने 60% कंज्यूम कर लिया है तो सेव कितना किया है 40%। अगर मेरी एमपीसी है 0.7 तो एमपीएस कितना होगा 0.3। अगर आपने 70% खर्च कर लिया तो सेव कितना किया 30%। वैसे अगेन अगर मेरा एमपीसी 0.8 है तो मेरा एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस कितना होगा 0.2। 80% अगर खर्चा किया है तो सेव कितना किया होगा 20%। तो इसका मतलब इसका सम हमेशा किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो अगर मेरा एमपीसी दिया हुआ है 0 पॉइंट एनीथिंग लाइक 0.6 तो मुझे एमपीएस निकालना है, तो 1 में से माइनस कर दूंगी 0.6, कितना आ जाएगा 0.4। तो ये क्या रहेगा 1 माइनस बी वाई। अब इसके भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपके पास दी गई है कि आपकी इनकम है इस बार 1000 रुपए, आपका जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो है 200 रुपए, अगर आपका बी लिख देते हैं, बी है आपका 0.7, तो आप बताइए कि सी कितना होगा और एस भी कितना होगा। तो अगर सी को सी फंक्शन से सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा सी बार प्लस बी वाई। नाउ सी बार है हमारा 200, बी है हमारा एमपीसी, एमपीसी कितना है 0.7 और इनकम है हमारी 1000। तो ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 700 मतलब 900। लेकिन वही अगर हम एस फंक्शन से निकालें तो सेविंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। नाउ अगर आपने 200 रुपए खर्च किया है तो सेविंग से कितना गया होगा 200 रुपए ही, -200 प्लस अगर आपका एमपीसी 0.7 है तो एमपीएस कितना हो जाएगा 0.3 और फिर इनकम है हमारी 1000। अब अगर इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा -200 प्लस 300 मतलब ये 100 रुपए। अभी वैलिड भी लग रहा है क्योंकि खर्चा अगर आपने 900 किया है तो बचत कितनी की होगी 100 ही की होगी अगर आपकी इनकम 1000 है। तो 1000 की इनकम में से 900 रुपए अगर खर्च किए तो सेव 100 रुपए की होंगी। वापस आते हैं स्लाइड में। इसके बाद बात करते हैं कि एक हमारी टर्म होती है एपीएस। नाउ अगेन एपीएस का मतलब क्या हो जाएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। नाउ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम दैट गोज फॉर सेविंग। आपकी टोटल इनकम का वो पोर्शन जो आप सेविंग में लगा रहे हो दैट इज योर एपीएस। तो फर्क नहीं पड़ता पिछले साल आपकी या पिछले महीने आपकी इनकम कितनी थी, अगर आपने कुल मिला के इस बार आपने फॉर एग्जाम्पल 70,000 कमाए हैं जिसमें से 20,000 आपने सेव किए हैं तो आपका एपीएस कितना हो जाएगा एस अपॉन वाई। तो सेविंग आपकी 20,000, इनकम आपकी 70,000। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो जीरो सारे कटेंगे, फिर आपको ये आएगा 0.8 समथिंग, ये आपका हो जाएगा एपीएस। ओके, नाउ भले एपीएस हम टर्म पढ़ रहे हैं पर अगेन एस लाइन का जो स्लोप है ये कौन डिटरमाइन करता है एमपीएस ना कि एपीएस। तो ये जो सेविंग लाइन का स्लोप ऐसा जाएगा कि कैसा जाएगा ये कौन डिसाइड करता है एमपीएस। एपीएस डिसाइड नहीं करता, एवरेज कुछ भी डिसाइड नहीं करता, सारी चीजें मार्जिनल डिसाइड करती है। ओके, नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि जो आपका एस लाइन होता है वो हमेशा सीधी लाइन ऊपर क्यों जाता है, ये ऐसा ऐसा करके ऊपर क्यों नहीं जाता, सीधा इसलिए ऊपर जाता है बिकॉज एमपीएस इज कांस्टेंट। तो अगर आपने एक बार एमपीएस को 0.2 ले लिया तो ये हमेशा 0.2 ही रहेगा टिल द एंड। तो जब तक ये पूरा ग्राफ कंप्लीट नहीं होता हमेशा जो आपका सेविंग है वो 0.8 ही रहेगा। तो इसलिए जब भी ये सेविंग फंक्शन बढ़ता है तो वो सीधी लाइन बढ़ता है, लीनियर बढ़ता है। आगे बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। तो एमपीसी और एमपीएस के बीच का क्या रिश्ता है। ना एमपीएस और एमपीएस, एमपीसी और एमपीएस को अगर हम ऐड करें तो आना चाहिए 1। तो एमपीसी और एमपीएस का जब एडिशन करते हैं तो ये 1 है, ये तो क्लियर है, ये तो पता है, लेकिन इसको प्रूफ करिए, इसे बताइए कैसे हुआ ये।
तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग से पहले प्रूफ करते हैं, वापस इसमें आते हैं। ओके, तो हमें पता है कि जो आपकी इनकम होती है या तो वो कंज्यूम होती है या तो वो सेव होती है। आपकी इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है। तो मालूम मैंने अगर 1000 रुपए की इनकम कमाई तो 800 रुपए का उसमें से अगर खर्चा किया तो 200 रुपए सेव किए होंगे। तो मेरी इनकम या तो कंजम्पशन में जाती है, खर्चे में जाती है, और या तो सेविंग में जाती है। तो y इक्वल्स टू सी प्लस एस वी कैन राइट इट। नाउ अगर y इक्वल्स टू सी प्लस एस है तो मैं अगर सब में डेल्टा लगा दूं तो डेल्टा y विल ऑल्सो बी इक्वल टू डेल्टा सी एंड डेल्टा एस। करेक्ट। अगर इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, क्योंकि इनकम के दो ही पोर्शन होते हैं, या तो कंजम्पशन होता है या तो सेविंग होता है। तो अगर मैं सब में डेल्टा लगा दूं तो डेल्टा इनकम विल ऑल्सो बी इक्वल टू डेल्टा कंजम्पशन एंड डेल्टा सेविंग। नाउ अगर इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विथ डेल्टा इक्वेशन विथ डेल्टा y, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं डेल्टा y से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y, डेल्टा c अपॉन डेल्टा y और डेल्टा s अपॉन डेल्टा y। ये जो ऊपर का कंजम्पशन ये लिखा ही हुआ था डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा c प्लस डेल्टा s, ये मैंने ऊपर लिख दिया डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा c प्लस डेल्टा s, और सबको डिवाइड कर दिया किससे, डेल्टा y से। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 1। अभी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, अभी हम देख कर आ रहे हैं किसका फॉर्मूला है ये, एमपीसी का। एमपीसी होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीएस। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, हेंस प्रूफ। ओके, वापस आते हैं हमारे स्लाइड में। तो वहां पे भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। तो हमें पता है कि कंजम्पशन और सेविंग ये दो पार्ट है हमारी इनकम की। तो इनकम विल बी इक्वल टू सी प्लस एस। तो अगर हम उसकी चेंज वैल्यूज को भी ले लें तो डेल्टा वाई विल ऑल्सो बी इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं वाई डेल्टा वाई से डिवाइड कर दूं तो डेल्टा वाई डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस था, इन सबको मैं डिवाइड कर दूं डेल्टा वाई से तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और इसके बाद ये कट जाएगा। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एमपीसी, इसकी जगह पे एमपीसी और इसकी जगह पे एमपीएस, हेंस प्रूफ। लास्ट स्लाइड जो हमारी है वो है रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। तो एपीसी और एपीएस के बीच में भी यही रिलेशन है कि अगर हम दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। पर प्रूफ कैसे करोगे, अगेन पहले अलग से प्रूफ करते हैं। वही बेस लेंगे। तो हमें पता है कि इनकम के दो ही कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। तो जो आप पैसा कमाते हो या तो वो खर्च करते हो या तो वो सेव करते हो। अभी अगर ये सही है और मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विथ y, अगर पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू सी प्लस एस, तो लिखा ही हुआ है। अब इसको मैं डिवाइड करूंगी y से तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। c बाय y को हम क्या लिख सकते हैं, एपीसी। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन y, और s अपॉन y को हम क्या लिख सकते हैं, एपीएस। ओके, ये हो गया 1 के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। ओके, दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं तो एवरेज कुछ भी स्लोप डिटरमाइन नहीं करते। सेविंग या कंजम्पशन का स्लोप कैसा होगा डिटरमाइन करता है एमपीसी या फिर एमपीएस। एवरेज कुछ डिटरमाइन नहीं करते, बस इनका फॉर्मूला होता है एवरेज का क्या, सी बाय वाई, और एपीएस का एस अपॉन वाई। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। एक बस यहाँ पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि एपीएस एमपीएस ये सब कुछ क्लैरिफाइड रहे। हम इस क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट अस एज्यूम कि पहले हमारी जो इनकम थी वो थी 50,000। अब हमारी जो इनकम है वो है 70,000। पहले जो आप खर्चा करते थे वो खर्चा था आपका 30,000, और इस बार जो हमने खर्चा किया है वो खर्चा है हमारा 40,000। अभी इसी वैल्यू से आपको सब निकालना है, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस। नाउ एमपीसी का कैसे निकलता है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। नाउ चेंज इन सी, सी में कितना चेंज आया, पहले 30,000 था अब 40,000 है, तो चेंज आया 10,000। इनकम में चेंज कितना आया, पहले 50 था अब 70 है, तो चेंज आया हमारा 20,000। इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो सारे कटेंगे, इसे कहेंगे हम 0.5। जबकि एपीसी करते तो पुराना भूल जाओ क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ता। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, और इसमें नया कंजम्पशन और नया इनकम आएगा। नया कंजम्पशन कितना है, 40,000। पहले कितना
कंज्यूम कर रहे थे फर्क नहीं पड़ता। अभी कितना कर रहे हैं 40,000 पूरा, और नई इनकम अभी कितना कमा रहे हैं 70,000 पूरा 70,000। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सारे जीरो कटेंगे, ये आपका हो जाएगा 0.75 सा 35 होता है, फिर 5 बचेगा तो 7 7 सा 49 समथिंग 0.57 आपका एपीसी होगा। अभी हम बात करें एमपीएस का, तो वैसे तो हम एमपीएस आसानी से बता सकते हैं। अगर एमपीसी 0.5 है, मतलब 50% कंज्यूम किया है, तो सेव भी कितना किया होगा 0.5। पर निकाल के देखते हैं एमपीएस कैसे निकलता है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। नाउ चेंज इन एस, सेविंग्स में कितना चेंज आया। पहले अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे थे तो आप 30,000 खर्च कर रहे थे, तो मतलब सेव कितना कर रहे होगे 20,000। 50,000 में से अगर 30,000 उड़ा दिए तो सेव कितना किया 20,000। अब जब आप 70,000 कमा रहे हो तो आप 40,000 खर्च कर रहे हो, तो सेव कितना कर रहे होगे 30,000। तो पहले 20,000 सेव कर रहे थे, अब 30,000 सेव कर रहे हो, मतलब सेविंग में चेंज कितना आया 10,000 का। और इनकम में चेंज कितना आया, इनकम में चेंज आया 20,000। तो ये कितना हो जाएगा 0.5। ये मैं पहले ही पता था लेकिन स्टिल हमने निकाला कितना आया 0.5। अभी लास्ट है हमारे पास एपीएस। एपीएस कैसे निकलता है, एस अपॉन वाई, टोटल इनकम का वो पोर्शन जो आप सेविंग में लगाते हो उसे हम कहते हैं एपीएस ना। फर्क नहीं पड़ता पहले आप कितना सेव कर रहे थे, अभी कितना कर रहे हैं 30, तो 30,000 ऊपर लिखा जाएगा, और इनकम हमारा कितना है अभी 70,000, ये नीचे रखा जाएगा। हमें अभी निकालने की अगर जरूरत ना भी हो तो हमें पता है अगर ये 0.57 है तो एपीएस लगभग 0.43 आना चाहिए, समथिंग समथिंग ऐसे ही आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये जीरो आपके हटेंगे। अभी 0 में ये 30 हो जाएगा, तो 7 4 सा 28 होता है। पॉइंट लगाए 28 में फिर कितना बचा 2, पॉइंट लगाए 0 बढ़ेगा, तो ये 7 2 सा 14 होता है। तो समथिंग समथिंग कितना आया 0.4। अभी क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ आगे और सॉल्व होगा तो समथिंग ये आपस में इक्वली आए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, पसंद आया है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।